हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं एसएसटी का मतलब सोशल साइंस का मॉडल पेपर दूसरा। ठीक है, पहला ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आप क्लास 9 के वाले मॉडल पेपर के प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट का नाम है मॉडल पेपर क्लास 9। वो बिहार बोर्ड का ही है, इंग्लिश मीडियम का नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग दूसरा नंबर मॉडल पेपर का करेंगे। पहला ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए और इन सभी प्रश्नों को एक कॉपी पे नोट करते हुए चलिएगा ताकि एग्ज़ाम के समय में आपको रिवीजन करने में आसानी होगा। ठीक है, आइए समय बर्बाद न करते हुए आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस वर्ग को सबसे अधिक फायदा हुआ? तो जो भौगोलिक खोजें हुई उससे सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ? शासक वर्ग को, व्यापारी वर्ग को, सैनिक वर्ग को या कृषक वर्ग को? तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा फायदा जो हुआ वो हुआ व्यापारिक वर्ग को। क्यों? क्योंकि ये पहले मान लीजिए यहाँ पे व्यापार कर रहे थे, इधर के बारे में जानकारी नहीं था कि इधर क्या है, समुद्र है, दूसरा देश है या क्या है। ठीक, तो दिशा सूचक के माध्यम से ये लोग अपना आगे गए समुद्र के माध्यम से। तो समुद्र के रास्ते से जाते जाते पता चला कि नहीं, एक यहाँ भी देश है जहाँ हम व्यापार कर सकते हैं। ठीक, ये प्रोसेस मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। कहाँ? कालीकट, गुजरात वाले क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, कहाँ आया था? कालीकट के तट पर, जहाँ इसका स्वागत मैं जमोरिन बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जमोरिन एक राजा की उपाधि थी। वैसे आपके किताब में लिख देगा कि जमोरिन राजा ने स्वागत किया किसका? वास्को डी गामा का। कब आया था? 1498 में। कहाँ आया था? कालीकट के तट पे। कालीकट कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, एक क्वेश्चन में ही लगभग सब हो गया। वीडियो को आराम से धीरे धीरे करके सुनिए और एक क्वेश्चन में मैं 2-3 क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्टिन लूथर किंग कहाँ का रहने वाला था? सभी के सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है, इस चारों का चारों गलत है। आपका बिहार बोर्ड कभी कभी बच्चों के जीवन से खेलता है, मजाक करता है। ठीक है, अब कोई दूसरे होंगे तो जो ऑप्शन होगा और जो बिहार बोर्ड का दिया है वो टिक मार देंगे, जबकि गलत है। बिहार बोर्ड आपका जो ऑप्शन दिया है वो दिया है जर्मनी, जो गलत है। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग का जन्म, आप लोग प्रश्न लिखिए कॉपी में और उसके बाद लिखिए अमेरिका में। मार्टिन लूथर किंग का जन्म हुआ है अमेरिका में। ठीक है, प्रश्न लिख के और अमेरिका लिखिएगा आंसर में करके, यहाँ पे ऐसे करके देखिए। जहाँ गलत होगा मैं आपको हिंट कर दूंगा। और बाय द वे, बाय मिस्टेक बोलने में कभी हमको इधर उधर हो गया तो वो उस प्रश्न का जवाब मैं कमेंट में सबसे पहला पिन कर देता हूं ताकि सभी लड़के देख पाएँ, इसीलिए सभी कमेंट पढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? जो अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसका तत्कालिक कारण मतलब तुरंत हो गया क्रांति, उसका कारण क्या क्या हुआ कि तुरंत क्रांति हो गया? तो दोस्तों वो हुआ था बोस्टन टी पार्टी। आप लोग चैप्टर जरूर पढ़िएगा अमेरिकी क्रांति में। इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िए, आपको बोस्टन टी पार्टी एक घटना है उससे संबंधित ये है। आगे बढ़ते हैं। स्वाधीनता के पुत्र पुत्रिया नामक संस्था स्थापित की गई कहाँ पे? ब्रिटेन की रक्तहीन क्रांति के दौरान, फ्रांस की क्रांति के दौरान, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान या जर्मनी के एकीकरण के दौरान? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, जर्मनी के एकीकरण के दौरान। नेक्स्ट, फ्रांस की राजक्रांति किस ईस्वी में हुई थी? मतलब कुल मिला के फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो मैंने आपको बताया था 1789, 1789 में। ठीक है, ये पहला ही चैप्टर है और इसी में शहीद हुए जो सैनिक थे उनकी याद में या उनके सम्मान में
एफिल टावर का निर्माण हुआ था, जो कहाँ है, पेरिस में। ठीक है, एफिल टावर 1789, जो फ्रांस, पेरिस जो है वो फ्रांस का राजधानी है, आपको पता ही होगा, नहीं है तो जान जाइए। और एफिल टावर इन्हीं सैनिकों की याद में, सम्मान में बनाया गया था। क्लियर है, 2-3 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे भी। नेक्स्ट, बेस्टिल का पतन कब हुआ? तो कब हुआ था, 1-2 ऐसे क्वेश्चन जरूर एग्जाम में डेट वाले होंगे, इसलिए आप ध्यान से सभी क्वेश्चन को नोट करके एकदम रट जाइएगा। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? ये तो 100% चांस है आने का। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1944। कोई कोई लिखता है, कोई कोई 45 लिखता है, आप लोग 44 ही मानिए। नेक्स्ट, कोई कोई बिहार बोर्ड का मैंने किताब देखा 45 भी लिख रहा है। प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई? तो प्रथम विश्व युद्ध में हार हुआ था किसका? तो जर्मनी का। ठीक है, इसी का एक सैनिक था हिटलर। ठीक, जिसका जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में। ठीक, मरा कहाँ था? तो जर्मनी में। अगर एक गोली प्रथम विश्व युद्ध में इसको लग जाता हिटलर को, तो दूसरा विश्व युद्ध जो 1939 में हुआ है वो होता ही नहीं। समझ रहे हैं, एक मतलब एक शख्स के वजह से पूरे देश को कितना समस्या हुआ। और अमेरिका ने जब एंट्री किया प्रथम दूसरे विश्व युद्ध में, तो जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु हमला कर दिया। ये जापान में है, जापान में नागासाकी और हिरोशिमा है, जहां परमाणु हमला किया था कौन? अमेरिका। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? अलग हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो कौन अलग हो गया? रूस। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ? 1914 से 1918। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था? तो नाजीवाद विरोधी था समाजवाद का। ठीक है, सोशलिस्ट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट, नाजी पार्टी का संबंध किस देश से था? तो यही हिटलर वाला जर्मनी। ठीक है, याद रखिएगा, जर्मनी जैसे शब्द आ रहा है तो आपके दिमाग में हिटलर आ जाएगा। इसके बारे में आप लोग यूट्यूब पे सर्च कीजिए। ठीक है, हिटलर के बारे में रोचक तथ्य ऐसे सर्च कीजिए, आपको पता चलेगा कि ये कैसा शख्स था, आपको इसकी वास्तविकता पता चल जाएगी। सरहुल पर्व कौन मनाते हैं? ये एक पर्व है, जिस तरह हम लोग होली मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, उसी तरह एक पर्व है सरहुल। ये कौन मनाते हैं? ओरांव लोग, कोल लोग, मीडा लोग कि मुंडा लोग? ये सभी जनजाति हैं। ठीक है, जनजाति आप समझ ही रहे हैं, जो हुला लाला करके गोल में घूमते हैं, बलि देते हैं, वही वाला जनजाति। वैसे अब ये सब बहुत कम हो रहा है, अब लोग धीरे धीरे उन लोगों का भी विकास हो गया है। तो इसका सही जवाब होगा मुंडा। ओके, आगे बढ़ते हैं। दामिन इकोह किस जनजाति का इलाका था? अब थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहे हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो दामिन इकोह जनजाति का इलाका था वो था संथाल परगना। अगर परगना संथाल परगना दोनों लिखा जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से बड़ी है लगभग कितना? लगभग पूछा है। ठीक है, तो लगभग दोस्तों 2 गुना बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? बहुत शानदार क्वेश्चन। भारत और चीन विवाद में है, इसलिए इसको याद रखिएगा, मैकमोहन रेखा। और भारत और पाकिस्तान लिखा रहता तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को बोलते हैं रेड क्लिफ। यहीं पे एक और क्वेश्चन करके लिख लीजिए, रेड क्लिफ लाइन। भारत और चाइना का ऑप्शन बी है,
और भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का ऑप्शन ए है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम जो है वो है मैकमोहन रेखा, और भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा जो है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन वही रेखा एक ही है। नेक्स्ट, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो किससे होकर नहीं गुजरती है? महाराष्ट्र से। नेक्स्ट, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में, या पाक का मुहाना पे? तो कहाँ है? अरब सागर में। ठीक है, मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, कृपया कोई हंसेगा नहीं, मेरा मकसद आपको सिर्फ पढ़ाई से संबंधित करवाना है। ये कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब बन गया है। ये मान लीजिए ये भारत है, मानने में क्या जा रहा है? ये ऊपर वाला डिस्टर्ब हो गया। ठीक, ये तो लग रहा है कि अगर यहाँ पे आँख बना दे तो ये किसी का मुंह बन जाएगा। ठीक, तो इधर है बंगाल का खाड़ी। ठीक है, क्योंकि बंगाल इधर है, इस तरह ट्रिक करके याद कर लीजिए, इधर बंगाल है ना, तो इस तरह बंगाल का खाड़ी, इधर है अरब सागर। बहुत बेकार भारत का मानचित्र हम बनाते हैं। नेक्स्ट, श्रीलंका और भारत के बीच कौन द्वीप स्थित है? तो द्वीप पूछा है, याद रखिएगा, भारत और श्रीलंका के बीच, तो पेम्बनान, पेम्बनन। ठीक है, ये द्वीप है भारत और श्रीलंका के बीच। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? लक्ष्मी सागर झील जो है वो है बिहार के दरभंगा जिले में। लिख लीजिएगा, बिहार के दरभंगा, पूरा लिखिएगा, बिहार के बाद लिख दीजिए बिहार के दरभंगा जिले में, इस तरफ लिखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन लवणीय झील है? मतलब नमक की मात्रा उसमें थोड़ी ज़्यादा है। तो सांभर में नमक ज़्यादा पड़ गया है, सांभर खाते हैं, डोसा सांभर, उसमें नमक का मात्रा ज़्यादा हो गया, मतलब लवणीय झील हो गया। ट्रिक से भी हो जाएगा। नेक्स्ट, जाड़े में सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पड़ता है? गुलमर्ग, पहलगांव, खिलनमर्ग या जम्मू? तो आप लोग बोल रहे हैं जम्मू जम्मू, आप लोगों के मन में आ रहा होगा, लेकिन गलत है, खिलनमर्ग, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? याद कीजिए, प्रोजेक्ट टाइगर, रेड डाटा बुक, क्लास 8 का ये टॉपिक है। रेड डाटा बुक वाला अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर कोई बात नहीं। 1972। नेक्स्ट, भरतपुर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो भरतपुर पश्चिम बिहार स्थित है राजस्थान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? लगभग में आपको बताना है। ठीक है, क्योंकि हर साल नया 1, 2, 10, 20 ऐसे वैज्ञानिक लोग हमारे जो लगे रहते हैं वो खोजते ही रहते हैं। तो वो है 47,000, 47,000। आगे बढ़ते हैं। कौन सी मापक विधि सर्वाधिक मान्य है? तो सर्वाधिक मान्य जो विधि है मापने की वह है निरूपक भिन्न। ठीक है, प्रश्न लिख के और आंसर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, 4 ऑप्शन नहीं लिखना है आपको। मापनी में हर व्यक्त करता है, हर। ठीक है, अंश और हर का अपना नाम सुने ही होंगे। अंश बोलते हैं ऊपर वाले को और हर बोलते हैं नीचे वाले को। इंग्लिश में न्यूमरेटर, इंग्लिश नीचे वाले को इंग्लिश में डिनोमिनेटर। तो ये व्यक्त करता है धरातल की दूरी को। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? साक्षरता मतलब सबसे ज़्यादा वहाँ पढ़े लिखे लोग। अगर आप लोग मैथ पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके मैथ क्लास 9 नाम से है, आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, हर चीज़ मौजूद है, बस पढ़ना है आपको है। अब पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है भाई, अब वो आपके हिसाब से, अपने मन से आप देख लीजिए।
ऑप्शन डी, केरल में सबसे ज़्यादा लोग साक्षर हैं। नेक्स्ट, भारत की औसत आयु संरचना क्या है? तो भारत में जो औसत आयु है वो है 64.6 वर्ष। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र के बारे में इनमें से क्या कथन सही नहीं है? आप क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए कि लोकतंत्र के बारे में क्या सही नहीं है। आपको पता ही होगा कि लोकतंत्र क्या है, मैंने पहले भी वीडियो में बता दिया है। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन सी, लोकतांत्रिक देश में लोगों को विरोध करने की आज़ादी नहीं देती है। ये इस मतलब क्वेश्चन में है सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। लोकतंत्र में आप देखते ही हैं, कोई आंदोलन करने लगता है, कोई रोड पर बैठ कर धरना करने लगता है सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस से लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है? तो किसके विस्तार में मदद मिलेगा? तो लोगों का संघर्ष, क्योंकि आपको पता है लोकतंत्र जो है वो जनता के माध्यम से शासन किया जाता है। नेक्स्ट, इनमें कौन लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है? याद ध्यान से पढ़िएगा, आवश्यक नहीं है। तो न्यायालय पर किसी एक व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है उसमें एक मुख्य जज होते हैं और इसके बाद उनके हाई कोर्ट के जज होते हैं, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश और उसके बाद उनके अंडर में न्यायाधीश भी होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज दुनिया में सबसे बेहतर शासन किसे माना जाता है? तो आपको पता ही है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। इसमें आप थोड़ा सा अगर पढ़े हैं तो काम हो जाएगा। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? ठीक है, तो कौन सा संविधान सबसे महत्वपूर्ण था? कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। तो वहाँ पर रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यक और श्वेत अल्पसंख्यक का मतलब काले गोरे वाला वहाँ पे समस्या था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? तो लोकतांत्रिक शासन में कौन प्रावधान नहीं है? तो शासन प्रमुख का नाम। ठीक है, शासन के प्रमुख का इस यहाँ पे कोई भी नहीं है। जनता के माध्यम से प्रतिनिधि शासन करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। ठीक है, क्लियर है? नोट करते हुए चलिएगा एकदम। नेक्स्ट, ये ज़रूरी नहीं है, इसको नहीं करना है। नेक्स्ट, इसको करना है। वैसे अगर इसका आप लोग जवाब चाहते हैं कि चुनाव क्यों जरूरी है, इस बारे में कथन सही वाक्य नहीं है, तो इसका जो जवाब है ऑप्शन डी है। आप लोग नोट कर लीजिए, मन है तो प्रश्न लिख के और ये वाला ऑप्शन केवल लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है यह बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य उपयुक्त कारण नहीं देता है? नहीं देता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन को पहले सबसे अच्छा से पढ़ने सीखिए आप लोग, नहीं तो आता हुआ क्वेश्चन भी आप लोग गलती कर देंगे। तो इसका सही जवाब है, भारत में दुनिया का सबसे ज़्यादा मतदाता है, मतलब वोट देने वाले लोग। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे नंबर पे आता है और एक नंबर पे चाइना। ठीक है, ये सब चीज़ें छोटी छोटी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये रहने दीजिए, ऐसा प्रश्न पहले आता था अब नहीं आता है। निम्नांकित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का एक प्रधान हिस्सा है? तो कौन सा प्रधान हिस्सा है? गृह मंत्रालय का सचिव। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नांकित राजनीतिक संस्थान में से कौन सी संस्था देश के वर्तमान कानून में संशोधन कर सकती है? तो कानून में संशोधन करने का जो काम है, ठीक है, वो संसद में किया जाता है। और आर्टिकल पूछे तो 368 अनुच्छेद 368 के अनुसार आप कानून में संशोधन कर सकते हैं, मतलब सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार
आप लोग जानते ही हैं, नहीं जानते हैं तो किताब जरूर से पढ़ा कीजिए। पढ़ना है, पढ़ाना नहीं, पढ़ाना नहीं, पढ़ना है। क्या किताब, इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। तो विदेश में घूमने का अधिकार नहीं है मौलिक अधिकार के अंतर्गत। बाकी ये समानता का है, धार्मिक का है, शिक्षा का है, स्वतंत्रता का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? मतलब मौलिक अधिकार जो है हमारा, उसका रक्षा कौन करता है? तो रक्षा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, SC एंड HC, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले किस राजनेता ने मौलिक अधिकार पर सवाल उठाया था? राजनेता, ठीक है, राजनेता, फिल्म वाला नेता नहीं, राजनेता। तो इसका सही जवाब है, सॉरी, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, समता के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? किसका? तो समता का अधिकार। तो ये है अनुच्छेद आर्टिकल 14 से 18। तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजीगत वस्तुएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? मतलब किस चीज़ को खरीदने में पूंजी मतलब पैसा का इस्तेमाल होता है या लगता है? तो मशीन के खरीदने में भी पैसा चाहिए, हल भी खरीदेंगे तो पैसा लगेगा, और ट्रैक्टर भी। तो इसका जवाब होगा इनमें से सभी। ठीक है, पूंजीगत मतलब जिस चीज़ में पूंजी की आवश्यकता हो, मतलब पैसे के माध्यम से उसे हम खरीदें या पैसे के माध्यम से हम अपने उस काम को आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है। तो मानव संसाधन मानवीय पूंजी हो गया। क्लियर है? संसाधन दो तरह के होते हैं, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। ठीक है, ये सब ऑलरेडी किताब में आपके दिया हुआ है, आप लोग किताब खरीद के जरूर से पढ़ा कीजिए। नेक्स्ट, बिहार का 2011 की जनगणना के अनुसार घनत्व है डेंसिटी। ठीक है, इसको इंग्लिश में डेंसिटी बोलते हैं। तो कितना है? 1102। नेक्स्ट, और इस वीडियो के आखिरी में एक छोटी सी सूचना है जो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आप हमसे कोई पर्सनल बात पूछना चाहते हैं पढ़ाई से संबंधित, तो रतन केसरी आप इंस्टा पे फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ाई से संबंधित अगर कोई बात पूछना है तो आप कर सकते हैं। उसके अलावा मेरा हाल चाल लेने के लिए भाई मत कीजिएगा, क्योंकि हम लोग भी स्टूडेंट हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं, बहुत कम समय मिलता है, उसी में आप लोगों को मैं यूट्यूब पे ये सब कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? मतलब काम के बदले में आपको अनाज मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हुआ था 2004 में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना लागू हुआ कब? तो ये हुआ था सितंबर 2001 में। सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग एकदम रट जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है क्या? मौसम बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, या ऑप्शन ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में मानसून पे टोटल डिपेंड है कृषि। ठीक है, मानसून पे तो मौसमी बेरोजगारी होगी और अदृश्य बेरोजगारी भी होगा। तो आपका जवाब हो जाएगा ए और दो दोनों। तो आप लोग क्वेश्चन लिख के मौसमी और कॉमा और ऐसे लिख लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे मौसमी और अदृश्य बेरोजगारी। ठीक है, बेरोजगारी का बात हो रहा है, मैंने मानसून वाला कृषि बताया, क्योंकि अगर अच्छा कृषि नहीं होगा तो बेरोजगारी आएगा ही। नेक्स्ट, खाद्य सुरक्षा का अभिप्राय है। तो खाद्य सुरक्षा ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसी के तहत हम लोगों को 1 रुपये, 2 रुपये और 3 रुपये के हिसाब से अनाज मिलता है। और अनाज में गेहूँ,
चावल और मोटा अनाज में चावल, बाजरा उजड़ा ये सब ऑलरेडी आ जाता है। अब कुछ इसमें सुधार भी हो गया है, पहले की तुलना में और भी चीज़ें मिलने लगी हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। खाद्यान्न की उपलब्धता, खाद्यान्न तक लोगों की पहुंच और खाद्यान्न क्रय करने की क्षमता। अब 50 क्वेश्चन हमारा आज का पूरा हुआ। अब अगर आपके घर में कोई क्लास 9 में होगा तो उसके लिए मॉडल पेपर अपलोड हो चुका है, प्लेलिस्ट में देख लीजिए, ठीक है। कोई क्लास 10th में होगा उसके लिए भी मॉडल पेपर अपलोड हो रहा है 1 अक्टूबर से, और प्रत्येक विषय के प्रत्येक पार्ट से तो ऑलरेडी अपलोड हो ही चुका है। सभी विषय का, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सबका ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। और दूसरी बात, क्लास 12th में जो लोग हैं, ठीक है, आर्ट्स और साइंस वाले, ठीक है, आर्ट्स और साइंस वाले ध्यान देंगे, उनके लिए मॉडल पेपर अपलोड हो जाएगा नवंबर 1 तारीख से। आर्ट्स और साइंस प्रत्येक विषय का कम से कम 5, मैथ 10th वाले जो हैं इनका भी 5, 9 वाले हैं इनका 2, क्योंकि इनका 2 में काम हो जाएगा, ठीक है। तो 9 वाले के लिए 2 मॉडल पेपर, 10th वालों के लिए 5 और 12th वालों के लिए भी 5, और एक मॉडल पेपर में कम से कम 50 क्वेश्चन होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, ताकि जैसे ही मैं अगला वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और रोज़ एक वीडियो आता है, आपका एक दिन बीच करके आएगा, क्योंकि एक दिन में मैं 10th का भी डालता हूँ, तो उनको भी मुझे ध्यान में रखना है। तो प्लीज़ शेयर कीजिए अधिक से अधिक, ताकि लड़के पढ़ पाए, और सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। गुड बाय, टेक केयर।